न्यूट्रलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी। इंटरनेशनल लॉ में न्यूट्रलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और यूनाइटेड नेशन चार्टर में न्यूट्रलिटी की क्या पोजीशन है। जब भी कोई वॉर होता है तो दो बेलेरेगेंट होते हैं, जो 2 या 3 या 4 जो भी आदमी, जो भी कंट्रीज़ जो है वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बेलेरेगेंट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी है। पहले न्यूट्रलिटी कोडिफाइड नहीं थी, पहले न्यूट्रलिटी इंटरनेशनल लॉ में उतनी समझी नहीं जा सकती थी, पर अब धीरे धीरे न्यूट्रलिटी कोडिफाइड कर दी गई है। एक रीजनेबल लेवल पर हम न्यूट्रलिटी का मतलब समझ सकते हैं। अगर 2 कंट्री फाइट कर रहे हैं या 2 से ज़्यादा कंट्री फाइट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर कंट्री न्यूट्रल हो सकता है। लेकिन न्यूट्रलिटी के मायने भी बड़े बदल गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन के चार्टर आने के बाद युद्ध तभी हो सकता है, और युद्ध उसी कंट्री मेंबर स्टेट का युद्ध तभी उस कंट्री के विरोध में हो सकता है जिसने हमला किया है। कि न्यूरम्बर्ग ट्रायंगल ने ये बताया कि वॉर सबसे बड़ा क्राइम है। जब तक कोई पार्टी वॉर नहीं कर रही है तब तक आप उस पर हमला नहीं कर सकते हो। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर के अनुसार अगर किसी एक मेंबर स्टेट पर हमला होता है तो ये माना जाएगा कि सारे स्टेट पर हमला हुआ है। तो न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट मायने यूनाइटेड नेशन चार्टर आने के बाद बदल गए। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी को हमें डिस्कस करना है। न्यूट्रलिटी की क्या पोजीशन है यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंतर्गत, उसे बताना है। मतलब यानी कि यूनाइटेड नेशन चार्टर आने के बाद न्यूट्रलिटी की क्या पोजीशन है, इसको समझाना है। और राइट्स एंड ड्यूटीज़ हमें न्यूट्रल स्टेट के बताने और बेलेरेगेंट के बताने, यानी दोनों के, यानी बेलेरेगेंट के राइट्स एंड ड्यूटीज़ और न्यूट्रल स्टेट के राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों हमें बताने। तो जो न्यूट्रलिटी है वो न्यूटर वर्ड से डिराइव्ड है, और न्यूटर वर्ड लैटिन का वर्ड है, इसका मतलब है इम्पार्शियलिटी। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो न्यूट्रलिटी मीन्स टू रिमेन इम्पार्शियल, पार्टिसिपेट नहीं करना, अनबायस्ड। किसी भी युद्ध में इम्पार्शियल रहना बेसिकली न्यूट्रलिटी है। या हम कह सकते हैं न्यूट्रलिटी एक एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शियलिटी है, यानी कि हमारा एक इम्पार्शियल रहने का एटीट्यूड, किसी भी कंट्री का इम्पार्शियल रहने का एटीट्यूड उसे न्यूट्रल स्टेट में कैटेगराइज कर देगा। और हाँ, अगर हम और थोड़ी तरीके से डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि इम्पार्शियलिटी का एटीट्यूड जो कि स्टेट्स के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है जो कि वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। और कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी बहुत पुराना नहीं है, ये मिडिल एजेस में स्टार्ट हुआ है। और जिस तरीके से विभिन्न ज्यूरिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स डिफाइन किए हैं, यहाँ न्यूट्रलिटी को ओपेनहाइम, लॉरेंस और स्टार्क ने डिफाइन किया है। ओपेनहाइम कहते हैं कि न्यूट्रलिटी जो है एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शियलिटी है थर्ड स्टेट का बेलेरेगेंट के प्रति। यानी कि अगर एक स्टेट न्यूट्रलिटी का एटीट्यूड अपनाता है बेलेरेगेंट के विरोध में तो उसे न्यूट्रल स्टेट माना जाएगा। और ऐसे में न्यूट्रल स्टेट्स के कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ उत्पन्न होते हैं और बेलेरेगेंट के भी कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटी उत्पन्न होते हैं। एक चीज़ और है कि बेलेरेगेंट को ये न्यूट्रलिटी रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। न्यूट्रलिटी में एक सेंट्रल पॉइंट है कि रिकॉग्निशन ऑफ न्यूट्रलिटी बाय बेलेरेगेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बेलेरेगेंट इस न्यूट्रलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो स्टेट न्यूट्रल नहीं होगा। सपोज आप तो न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बेलेरेगेंट आप पर युद्ध कर रहा है, आप पर हमला कर रहा है, तो आप न्यूट्रल स्टेट नहीं है। तो आपका एटीट्यूड ऑफ न्यूट्रलिटी होना चाहिए, बेलेरेगेंट का एटीट्यूड ऑफ न्यूट्रलिटी होना चाहिए, उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए बेलेरेगेंट को, और आपके कुछ राइट्स एंड ड्यूटी अराइज हो जाएंगे और बेलेरेगेंट के राइट्स एंड ड्यूटी अराइज हो जाएंगे। अब लॉरेंस की डेफिनेशन आती है। लॉरेंस ने कहा न्यूट्रलिटी वो कंडीशन है जो कि वार के टाइम पर अराइज होती है।
और वॉर के टाइम पर अगर कोई स्टेट वॉर में कंटेस्ट नहीं करता है और बिलरवेंट के साथ पैसिफिक इंटरकोर्स यानी शांतिपूर्वक व्यवहार अगर करे तो उसे न्यूट्रलिटी कहते हैं। यानी कि न्यूट्रलिटी एक शांतिपूर्वक व्यवहार या शांतिपूर्वक एटीट्यूड बिलरवेंट स्टेट के प्रति, ये न्यूट्रलिटी कहलाती है। तो स्टार कहते हैं कि एटीट्यूड ऑफ स्टेट एट द टाइम ऑफ वॉर, यानी वॉर के टाइम पर ही न्यूट्रलिटी अराइज होगी। वॉर के टाइम पर वो स्टेट जिनका एटीट्यूड वॉर करने का नहीं है बिलरवेंट के साथ और जो हॉस्टिलिटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसको न्यूट्रलिटी कहते हैं। एक टेक्निकल सेंस में देखा जाए तो न्यूट्रलिटी एटीट्यूड से कुछ ज़्यादा है, क्योंकि दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज़ अराइज हो जाते हैं और दोनों को राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑनर करने पड़ते हैं एक दूसरे के, बिलरवेंट को भी और न्यूट्रल्स को भी। एक लड़ाई में कई बिलरवेंट हो सकते हैं और कई न्यूट्रल्स हो सकते हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो कई कंट्रीज़ एक साथ लड़ रहे थे और ऐसे समय में कई कंट्रीज़ हॉस्टिलिटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल स्टेट्स हैं, और बिलरवेंट भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो न्यूट्रल स्टेट है। तब उन स्टेट्स को न्यूट्रल स्टेट माना जाएगा। तो यानी कि एसेंशियल्स के एलिमेंट क्या है न्यूट्रलिटी के? 3 एसेंशियल एलिमेंट हैं। सबसे पहला है एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शियलिटी। न्यूट्रल स्टेट को वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना है और उन्हें इम्पार्शियल रहना है। इम्पार्शियल एक एलिमेंट है न्यूट्रलिटी का। दूसरा यह है कि रिकॉग्निशन ऑफ इम्पार्शियलिटी बाय बिलरवेंट स्टेट, यानी कि एक तो एटीट्यूड आपका न्यूट्रल होना चाहिए, दूसरा रिकॉग्निशन होनी चाहिए इम्पार्शियलिटी बिलरवेंट स्टेट के द्वारा, यानी कि बिलरवेंट स्टेट रिकॉग्नाइज करनी चाहिए हाँ ये स्टेट न्यूट्रल है। तीसरा क्रिएशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी जैसे ही प्लेस में आती है तो राइट्स आ जाते हैं न्यूट्रल के स्टेट के पास और उन पर कुछ ड्यूटी भी आ जाती है। इसी तरीके से बिलरवेंट स्टेट जो है उनके पास भी कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज़ आ जाती हैं और ये राइट्स और ड्यूटीज़ इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज करती है। और ये राइट्स और ड्यूटीज़ बिलरवेंट स्टेट्स और न्यूट्रल स्टेट्स दोनों को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए इंटरनेशनल लॉ के अनुसार। अदरवाइज कुछ केसेस में जिन स्टेट्स ने इन राइट्स और ड्यूटीज़ को ऑनर नहीं किया उन्हें कंपनसेशन भी देना पड़ा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस न्यूट्रलिटी की ज़रूरत क्या है, रैशनल बेसिस क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है? तो न्यूट्रलिटी की ज़रूरत, रैशनल बेसिस या जस्टिफिकेशन ये है कि पहला, न्यूट्रलिटी जो है लोकलाइज करती है एरिया ऑफ वॉर को, यानी कि अगर 2 स्टेट या 3 स्टेट लड़ाई कर रहे हैं और कुछ स्टेट न्यूट्रल हैं तो वो एरिया, वॉर के एरिया को लोकलाइज कर देगी। दूसरा, वॉर को डिस्करेज कर देती है, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट होते हैं तो वो जितने ज़्यादा न्यूट्रल स्टेट हैं वो उतना वॉर के उस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और जो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो डिस्करेज करेंगे वॉर को। कुछ स्टेट अपने आप को वॉर से दूर रख सकते हैं और वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप को रेगुलराइज करने में हेल्प करती है। तो 4 चीज़ें हैं जो न्यूट्रलिटी जस्टिफाई या रैशनल बेसिस है कि ये लोकलाइज करती है वॉर को, डिस्करेज करती है एरिया ऑफ वॉर को, और कुछ स्टेट्स अपने आप को वॉर से दूर रख सकते हैं और वो इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है उसको रेगुलराइज करते हैं। तो न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट मिडिल एजेस से आया। अब हम ये देखेंगे कि न्यूट्रलिटी की पोजीशन क्या है यूनाइटेड नेशन चार्टर आने के बाद। यूनाइटेड नेशन चार्टर आने के बाद न्यूट्रलिटी, पर्टिकुलरली प्रोफेसर कार्लसन ने ये माना कि न्यूट्रलिटी हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि जो रूल ऑफ न्यूट्रलिटी है वो चार्टर से सुपरसीड कर दिया है। चार्टर आते ही रूल ऑफ न्यूट्रलिटी सुपरसीड कर दी गई। कुछ और प्रोफेसर हैं जैसे राइट, फेनविक, स्मिथ,
ये भी इस व्यू को सब्सक्राइब करते हैं। इन्होंने कहा कि जब स्टेट वॉर करता है तो दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो एग्रेसर हो सकता है, डिफेंडर हो सकता है। अगर वो एग्रेसर है तो प्रिवेंटिव या इन्फोर्समेंट एक्शन लेना पड़ेगा उसका चार्टर के अंतर्गत। अगर वो डिफेंडर है तो यूनाइटेड नेशन को उसे असिस्ट करना पड़ेगा। तो उसके अनुसार मेंबर नेशन न्यूट्रल नहीं हो सकते। चार्टर आने के बाद मेंबर नेशन न्यूट्रल नहीं हो सकते। इन ज्यूरिस्ट ने कुछ आर्टिकल्स का हवाला दिया। चार्टर में कुछ आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स की वजह से आज की डेट में इन चार्टर आने के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी सुपरसीड कर दिया गया है चार्टर के अनुसार, ऐसा जस्टिफाई इन प्रोफेसर्स ने किया। तो अब सबसे पहले आता आर्टिकल 2 का क्लॉज 5। आर्टिकल 2 का क्लॉज 5 ये कहता है कि सारे मेंबर यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर हैं वो हर तरह का असिस्टेंस देंगे प्रिवेंटिव और इन्फोर्समेंट एक्शन के लिए, और जो स्टेट यूनाइटेड नेशन के विरोध में काम कर रहा है उसे कोई असिस्टेंस नहीं देंगे। यानी कि अगर कोई भी स्टेट है वो लड़ाई कर रहा है, दो बिलरगेंट क्रिएट हो गए हैं, तो दो बिलरगेंट कब क्रिएट होते हैं? दो बिलरगेंट तब क्रिएट होते हैं जब वो वॉर में होते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो ये कहता है वॉर ही नहीं होनी चाहिए, सारा चीज़ पीस से डिसाइड होना चाहिए। अगर कहीं पर भी कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं तो बैठ के डिसाइड होनी चाहिए, वो वॉर से नहीं होनी चाहिए। वॉर एक हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल क्राइम है। तो जो भी वॉर करेगा वो यूनाइटेड नेशन के विरोध में जाएगा, और चूंकि वो यूनाइटेड नेशन के विरोध में जाएगा तो उसके अगेंस्ट हर स्टेट को हेल्प करना चाहिए, उसके अगेंस्ट प्रिवेंटिव या इन्फोर्समेंट एक्शन लिया जाएगा। और अगर स्टेट के अगेंस्ट प्रिवेंटिव और इन्फोर्समेंट एक्शन लिया जाएगा तो बाकी स्टेट्स को असिस्टेंट देनी चाहिए इस प्रिवेंटिव और इन्फोर्समेंट एक्शन के अगेंस्ट। उसके बाद आर्टिकल 25 कहता है कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर हैं वो उसके डिसीजन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे बल्कि उन्हें कैरी आउट करना पड़ेगा प्रेजेंट चार्टर के अनुसार। यानी यूनाइटेड नेशन के मेंबर के पास चॉइस नहीं है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन किसी भी कंट्री को एग्रेसर मान लेता है तो चार्टर के अनुसार यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर्स को चॉइस नहीं है, उन्हें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो डिसीजन को कैरी आउट करना पड़ेगा। सपोज सिक्योरिटी काउंसिल में कोई मेंबर एग्रेसर के विरोध में मत देता है, वो कहता है कि इस व्यक्ति ने, इस स्टेट ने एग्रेशन कर तो दिया पर इसके जेन्युइन रीजंस थे और हम इसे एग्रेसर नहीं मानते, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने उस कंट्री को चार्टर के अनुसार एग्रेसर मान लिया। अगर उस कंट्री को एग्रेसर मान लिया गया है तो और सारी कंट्री के पास चॉइस नहीं है। आर्टिकल 25 के अनुसार यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स को उसका डिसीजन एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस डिसीजन को कैरी आउट करना पड़ेगा चार्टर के अनुसार। अब आते हैं आर्टिकल 41, 42, 43। आर्टिकल 41, 42, 43 सिक्योरिटी काउंसिल को एम्पावर करता है कि वो दूसरे स्टेट को से असिस्टेंट मांग सके। मतलब सबसे पहले तो असिस्टेंस, अगर किसी स्टेट को एग्रेसर मान लिया गया है तो यूनाइटेड नेशन के हर मेंबर को उसके विरोध में असिस्टेंस देनी होगी। दूसरा चीज़, आर्टिकल 25 के अनुसार यूनाइटेड नेशन के डिसीजंस को एक्सेप्ट और मान्य करना पड़ेगा। आर्टिकल 41, 42, 43 के अनुसार अगर यूनाइटेड नेशन कोई स्टेट को असिस्ट करने के लिए कह रहा है, अगर वो मिलिट्री मदद मांग रहा है या कोई और मदद मांग रहा है, तो स्टेट्स को वो मदद देनी पड़ेगी। तो न्यूट्रलिटी ख़त्म हो गई।
इसके अलावा आर्टिकल 49 फिर से ये कहता है कि सारे मेंबर यूनाइटेड नेशन के उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, म्यूचुअल असिस्टेंस देनी पड़ेगी ऐसे सिचुएशंस में। तो आर्टिकल 49, आर्टिकल 41, 42, 43 की वजह से ओल्ड लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी खत्म हो गया। इसके बाद आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 इससे भी आगे जाता है। वो ये कहता है कि अगर किसी स्टेट पर एग्रेशन हुआ तो ये माना जाएगा सारे स्टेट्स पर एग्रेशन हो गया, और सारे स्टेट्स का राइट ऑफ इंडिविजुअल या कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस होगा। यानी कि अगर किसी भी मेंबर स्टेट पर हमला हुआ है और भले ही मेंबर स्टेट ने किया और यूनाइटेड नेशन ने उसे एग्रेसर क्वालिफाई कर दिया, तो ये माना जाएगा कि सारे मेंबर स्टेट्स पर हमला हुआ है। कोई भी आर्म्ड अटैक किसी भी मेंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन पर कोई दूसरी कंट्री नहीं कर सकती। अगर कर रही है तो जो भी एग्रेसर है ये माना जाएगा कि उसने सारे स्टेट्स पर हमला किया है, तो लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी खत्म हो गई। यानी कि ये जो अभी प्रोविज़न हमने बताए उसके अनुसार ओल्ड लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी को ग्रेटली अफेक्ट किया है चार्टर ने, और इसी की रीज़न से बहुत सारे जूरिस्ट ने ये माना है कि ओल्ड लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी को चार्टर ऑफ यूएन ने ख़त्म कर दिया है। लेकिन कुछ जूरिस्ट ने बोला है कि भले ही कुछ प्रोविज़न ऑफ चार्टर ने अफेक्ट किया है ओल्ड लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी को, लेकिन उसको कम्प्लीटली एबॉलिश नहीं किया है। प्रोफेसर ओपेनहाइम कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में न्यूट्रलिटी हम स्टिल, जो स्टेट्स हैं वो स्टिल उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस तरीके से चार्टर ने उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया है, कम्प्लीटली एबॉलिश नहीं किया है। ओपेनहाइम ने माना कि इन प्रिंसिपल कोई भी स्टेट न्यूट्रल नहीं रह सकता है, लेकिन सपोज सिक्योरिटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि किसी कंट्री ने दूसरे कंट्री पर हमला कर दिया है, लेकिन ब्रीच ऑफ पीस होने के बावजूद भी एक वीटो के तहत उस एग्रेसर कंट्री पर हमला करने से रोक दिया गया, प्रपोजल रोक दिया गया, तो बाकी सारे स्टेट स्टिल न्यूट्रलिटी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे ही कई कंडीशन है जहां पर क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी, स्टार्क ने जो वर्ड यूज़ किया है वो कहा है क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी वो स्टिल प्रैक्टिस की जा सकती है यूनाइटेड नेशन के मेंबर के द्वारा। कई कंडीशन में वो न्यूट्रल रह सकते हैं। तो ओल्ड लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी पूरी तरह से एबॉलिश नहीं हुई है, वो प्रैक्टिस की जा सकती है मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन के मेंबर के द्वारा सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में। ऑल्दो इन प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन का मेंबर न्यूट्रल नहीं। अब आए राइट्स एंड ड्यूटीज न्यूट्रल स्टेट्स के और बेलरगेंट स्टेट्स के। न्यूट्रल स्टेट्स के क्या क्या राइट है? पहला राइट है एब्सेंटिज्म, एब्स्टिनेशन। तो न्यूट्रल स्टेट्स का राइट है एब्सटेन करने का राइट, यानी कि न्यूट्रल स्टेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प को एब्सटेन कर सकता है बेलरगेंट स्टेट को प्रोवाइड करने से। मतलब एक न्यूट्रल स्टेट की ड्यूटी ये है कि वो किसी भी बेलरगेंट स्टेट को कोई हेल्प ना दे, ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, ना तो कोई फोर्सेस दे, ना कोई लोन की गारंटी दे। लोन की गारंटी इनडायरेक्ट हेल्प हो गई और फोर्सेस डायरेक्ट हेल्प हो गई। तो ये सबसे पहली ड्यूटी है एब्सटेन करना। जो दूसरी ड्यूटी है वो है प्रिवेंशन। न्यूट्रल स्टेट की दूसरी ड्यूटी प्रिवेंशन है, उसे कुछ चीज़ें अपनी टेरिटरी में प्रिवेंट करनी पड़ेंगी। तो पहला तो उसे एब्सटेन करना पड़ेगा, हेल्प करना। दूसरा उसे प्रिवेंट करना पड़ेगा कई चीज़ें अपनी टेरिटरी में। तो अब उसे क्या प्रिवेंट करना पड़ेगा? उसको ये प्रिवेंट करना पड़ेगा कि उसके टेरिटरी में कोई भी व्यक्ति
बेलरगेंट स्टेट के अगेंस्ट वॉर करने के लिए रिक्रूट नहीं किया जा रहा है। उसको अपनी टेरिटरी में प्रिपरेशन ऑफ वॉर को प्रिवेंट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है एक्विसेंस। तो एब्सेंटिज्म, एब्सटेन करना, दूसरा प्रिवेंशन और तीसरा एक्विसेंस। कई चीज़ों की उसे एक्विसेंस देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, एक जहाज है, उस जहाज न्यूट्रल स्टेट के झंडे तले काम कर रहा है, लेकिन उसमें पता चलता है बेलरगेंट स्टेट का असला बारूद है। ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में बेलरगेंट स्टेट को राइट होगा उस जहाज को सीज करने का, और इस बात की एक्विसेंस देनी होगी न्यूट्रल स्टेट को, यानी न्यूट्रल स्टेट को परमिशन देनी होगी सर्टेन एक्ट के। अगर वो अपोज करता है तो उसकी न्यूट्रलिटी पर इफेक्ट आ जाएगा, उसकी न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा न्यूट्रल स्टेट की कुछ और ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि एक्विसेंस, प्रिवेंशन, एब्सटेंशन, ये तीन को करने के लिए दो चीज़ें फॉलो होती हैं। पहला रेस्टोरेशन और दूसरा रिपेरेशन। यानी कि ये ड्यूटीज़ को कायम रखने के लिए जो न्यूट्रल स्टेट है उसे सबसे पहले रेस्टोरेशन करना पड़ेगा। यानी कि अगर न्यूट्रल स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो अपनी टेरिटरी में वॉर नहीं होने दे, या उसका कोई भी ऐसा एक्ट नहीं होने दे, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई शिप, दो कंट्री की लड़ाई है, पाकिस्तान और चाइना की लड़ाई हो रही है, और पाकिस्तान कोई शिप सीज कर देता है इंडिया की टेरिटरी में आकर, तो इंडिया को चाहिए, वो चाइना का शिप है, सपोज वो चाइना का शिप है, तो इंडिया को चाहिए कि उस चाइना के शिप को चाइना को वापस कर दे। तो इसे रेस्टोरेशन कहते हैं। तो न्यूट्रल स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेस्टोरेशन की। अगर उसकी एरिया में बेलरगेंट का कोई भी चीज़ सीज होती है, उसे दूसरे बेलरगेंट को वो चीज़ रेस्टोर करनी पड़ेगी। तीसरा, रिपेरेशन। अगर न्यूट्रल स्टेट कहीं पर भी कोई एलिमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी को कंट्रीव्यून कर गया है, जो तीन एलिमेंट हैं जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, वो एब्सटेंशन, प्रिवेंशन और एक्विसेंस, तीन ड्यूटीज़ हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज़ को उसने वायलेट किया तो उसे कंपेंसेशन देना पड़ेगा। एक लीडिंग एग्जांपल है अलाबामा क्लेम आर्बिट्रेशन 1872। तो ये अलाबामा क्लेम आर्बिट्रेशन 1872 एक लीडिंग एग्जांपल है इसका। इसमें ब्रिटेन को $1,55,00,000 गोल्ड के फॉर्म में कंपेंसेशन देना पड़ा था, क्योंकि उसने राइट्स ऑफ न्यूट्रलिटी को वायलेट किया था। और हेग का जो कन्वेंशन है 1907 का और 1917 का, 1907 का, इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज बेलरगेंट और न्यूट्रल स्टेट्स के दिए गए हैं। जैसे ही न्यूट्रल स्टेट्स के कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, उसी तरीके से बेलरगेंट स्टेट्स के भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। बेलरगेंट स्टेट के राइट्स एंड ड्यूटी भी वैसे ही कैटेगराइज किए जाते हैं, एब्सटेंशन, प्रिवेंशन एंड एक्विसेंस। एब्सटेंशन में ये है कि जो बेलरगेंट को है वो कोई एक्ट ऑफ वॉर नहीं करेगा न्यूट्रल स्टेट में, यानी न्यूट्रल स्टेट में हमला नहीं करेगा, न्यूट्रल स्टेट में किसी भी तरह के एक्ट ऑफ वॉर वो नहीं करेगा। दूसरा है प्रिवेंशन, वो बैड ट्रीटमेंट नहीं करेगा एम्बेसडर, सिटीजन न्यूट्रल स्टेट की। तीसरा है एक्विसेंस। न्यूट्रल स्टेट की तरह बेलरगेंट स्टेट की ड्यूटी है एक्विसेंस की कुछ मैटर में। अगर न्यूट्रल स्टेट कोई आइसलैंड देता है, रिफ्यूज देता है उसके किसी मेंबर ऑफ उसके फोर्स को, या टेम्परेरी असाइलम देता है, या एनिमी को रिफ्यूज़ करता है पोर्ट के अंदर आने के लिए, या किसी एनिमी स्टेट को का शिप रिपेयर करवाता है, तो दूसरे को बेलरगेंट को उसे अपोज नहीं करना होगा, उसे एक्विसेंस देना पड़ेगा। अब हम चलते हैं राइट्स के एंड न्यूट्रल स्टेट के। लॉरेंस के अनुसार जो न्यूट्रल स्टेट्स के पहला राइट ये है कि उसकी टेरिटरी में कोई वॉर नहीं होगा।
सेकंड, अगर सी में कोई केबल लाइन्स है, कोई भी लाइन्स केबल लाइन सी में है तो उनको डैमेज नहीं किया जाएगा। तीसरा, बेलरगेंट स्टेट उनकी टेरिटरी प्रिपरेशन ऑफ वॉर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। चौथा, सर्टेन रूल्स फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे उनकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कोई न्यूट्रल स्टेट ने कोई रूल फॉर्मुलेट किया है उनकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो बेलरगेंट स्टेट को उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और फाइनली, अगर न्यूट्रल स्टेट के पास राइट है कि अगर उनकी न्यूट्रलिटी वायलेट की जाएगी तो उसका कंपेंसेशन उन्हें देना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अभी कोई डेफिनेट प्रिंसिपल नहीं है इसके रिगार्ड में, लेकिन ये डेफिनेट है कि एडिक्वेट कंपेंसेशन वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी के लिए जितना डैमेज प्रोपोर्शनेट हुआ है, जितना लॉस और डैमेज सफ़र हुआ है, उसके प्रोपोर्शन में डैमेजेस देने पड़ेंगे। अब न्यूट्रलिटी कब कमेंस होती है? जैसे ही स्टार्ट ऑफ वॉर है उसके बाद न्यूट्रलिटी कमेंस की जा सकती है। लड़ाई के पहले न्यूट्रलिटी कमेंस नहीं हो सकती है। लड़ाई के स्टार्ट होते ही न्यूट्रल स्टेट को अपनी न्यूट्रलिटी डिक्लेयर कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, कई स्टेट्स ने न्यूट्रलिटी अपनी डिक्लेयर कर दी, और ये आफ्टर स्टार्ट ऑफ वॉर ही न्यूट्रलिटी डिक्लेयर हो सकती है, क्योंकि नॉलेज ऑफ स्टार्ट ऑफ वॉर जरूरी है न्यूट्रलिटी के लिए। क्योंकि जब वॉर होगा तो न्यूट्रलिटी होगी, वॉर के पहले न्यूट्रलिटी का कोई मीनिंग नहीं है। अब न्यूट्रलिटी ये तो स्टार्ट हो गई, कमेंसमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी। टर्मिनेशन ऑफ न्यूट्रलिटी कब होगी? न्यूट्रलिटी टर्मिनेट इन कंडीशन में होगी जहाँ जब वॉर नहीं होगा तो कोई न्यूट्रलिटी नहीं होगी, इसलिए एंड ऑफ वॉर के बाद न्यूट्रलिटी टर्मिनेट हो जाएगी। अगर न्यूट्रल स्टेट खुद वॉर में कूद जाए तो उसकी न्यूट्रलिटी टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि वो पार्टी टू वॉर हो गया, तो न्यूट्रल नहीं रहा। अगर बेलरगेंट स्टेट हमला कर दे तो भी न्यूट्रलिटी टर्मिनेट आ जाएगी। राइट्स एंड न्यूट्रलिटी के तब तक होते हैं, राइट्स एंड ड्यूटी न्यूट्रलिटी के तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक स्टेट न्यूट्रल रह जाता है, और वो टर्मिनेट हो जाते हैं जैसे न्यूट्रलिटी एंड हो जाती है। और न्यूट्रलिटी, लेकिन न्यूट्रलिटी जो है केवल वायलेशन, कोई छोटा सा वायलेशन हो गया न्यूट्रलिटी का, उससे एंड नहीं होती है। या तो वॉर का एंड होना चाहिए, तो अब काइंड्स ऑफ न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी के काइंड्स क्या हैं? परपेचुअल या परमानेंट न्यूट्रलिटी। अगर कोई स्पेशल इंटरनेशनल ट्रीटी है तो उसे परपेचुअल या परमानेंट न्यूट्रलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्विट्जरलैंड। परपेचुअल और परमानेंट न्यूट्रलिटी पहला टाइप्स ऑफ न्यूट्रलिटी है। दूसरा है जनरल और पार्शियल न्यूट्रलिटी, कि जब केवल एक स्टेट का एक पार्ट न्यूट्रल होता है, तो उस कंडीशन में उसे कहते हैं पार्शियल न्यूट्रलिटी। लेकिन अगर होल स्टेट न्यूट्रल होता है तो उसे जनरल न्यूट्रलिटी कहते हैं। तीसरा है वॉलंटरी न्यूट्रलिटी एंड न्यूट्रलिटी बेस्ड ऑन ट्रीटी। अगर कोई स्टेट डिक्लेयर करता है कि मैं न्यूट्रल हूँ तो वॉलंटरी न्यूट्रलिटी हो जाएगी, और अगर कोई ट्रीटी के, स्पेशल ट्रीटी के से बाउंड है वो न्यूट्रलिटी के लिए, तो उसे ये माना जाएगा कि इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रीटी। फिर आर्म्ड न्यूट्रलिटी। अगर कोई स्टेट अपने आर्म्ड फोर्सेस यूज़ करता है न्यूट्रलिटी के लिए, न्यूट्रलिटी लाने के लिए, वो कहता है कि अगर किसी ने, हम न्यूट्रल हैं, किसी ने हमला किया तो हम भी हमला करेंगे, और वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि वो न्यूट्रल हो जाए, दूसरे व्यक्ति उसे न्यूट्रल रहने पर बाध्य हो जाए, और इसके लिए वो आर्म्ड फोर्सेस का प्रयोग करता है, तो उसे आर्म्ड न्यूट्रलिटी कहते हैं। इसके बाद बेनेवोलेंट न्यूट्रलिटी। अगर कोई स्टेट बेलरगेंट को हेल्प कर रहा है न्यूट्रल होने के बावजूद, तो उसे बेनेवोलेंट न्यूट्रलिटी कहते हैं। अगर कोई फेवर कर रहा है किसी स्टेट को और उसको किसी तरीके से हेल्प करता है तो उसे बेनेवोलेंट न्यूट्रलिटी कहते हैं। लास्ट टाइप है परफेक्ट और क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी। परफेक्ट न्यूट्रलिटी ये है कि कंप्लीट इम्पार्शियलिटी अगर कोई स्टेट कर रहा है और वो किसी बेलरगेंट के साथ ना तो कोई संबंध रख रहा है, ना उसे असेस कर रहा है, ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसे कहेंगे परफेक्ट न्यूट्रलिटी। लेकिन अगर कोई ट्रीटी है
स्टेट ने अगर वॉर से पहले कोई ट्रीटी रखी है और बाद में वो ये डिक्लेयर कर देता है कि न्यूट्रल स्टेट हो, फॉर एग्जांपल भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और अमेरिका इंडिया से कहता है युद्ध होने से पहले एक ट्रीटी है कि हथियार अमेरिका मुहैया कराएगा। युद्ध होने के बाद अमेरिका अपने आप को न्यूट्रल स्टेट डिक्लेयर करता है, लेकिन ट्रीटी की वजह से उसे हथियार देने पड़ते हैं, तो इसे क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी कहेंगे। तो हमने ये देखा कि न्यूट्रलिटी क्या है, न्यूट्रलिटी की कंडीशंस क्या हैं। एटीट्यूड होना चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए इम्पार्शियलिटी का, राइट्स एंड ड्यूटीज़ का क्रिएशन होना चाहिए। रैशनल बेसिस क्या है, यूएन चार्टर के बाद क्या कंडीशन, क्या कोई स्टेट न्यूट्रल रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। राइट्स एंड ड्यूटीज़ बिलर्गेंट स्टेट की क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रलिटी, और न्यूट्रलिटी कैसे कमेंस होगी और कैसे टर्मिनेट की जाएगी। थैंक्स।